वेलकम गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर के जो 3 ईयर में फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। एंड एलएलबी बीए एलएलबी में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट होता है। तो एग्ज़ाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसे हमें पढ़ के जाना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम क्लियर एग्ज़ाम। लॉ के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार यूनिवर्सिटी में भी पेपर में भी रिपीट होते हैं। ज़्यादातर जयनान व्यास यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी मान लो, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको देखने के ही मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टोटली 10 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस आज हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके आंसर डिस्कस करेंगे। स्पीडली और पॉइंट वाइज आंसर लिखने में इजी रहता है। आंसर को पॉइंट वाइज में फ्रेम करें जिससे कि एग्जामिनर चेक करने में और मार्क्स देने में बहुत ही आसानी होती है उन्हें देखने के लिए। सो लेट्स डिस्कस नाउ। एक्सप्लेन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की विशेषताएं। संविधान सबसे बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैं इन द वर्ल्ड। जनरली इस संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, फिर उसके पार्ट्स में उसके सब आर्टिकल्स कर दिए हैं, तो टोटली 470 हो गए, 470 आर्टिकल्स हो गए हैं। विशेषता ये होगी कि बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा टाइम लगा जिसे लिखने में सबसे ज़्यादा। और इसकी विशेषता सेकंड है एस्टैब्लिश ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड तीसरा माने सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। सोशलिज्म मीन्स सोसाइटी, एक महात्मा गांधी की जो कि एक ड्रीम था कि इस देश में सब एक सोसाइटीज़ मिल के रहें, एंड इकोनॉमिकली पॉलिटिकल जस्टिस। एंड सेकुलरिज्म पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष एक देश होना चाहिए। एक्चुअली सेकुलरिज्म्स 42 अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग इसे प्रीएम्बल में डाला गया था। ये थर्ड पॉइंट हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट हो गया ओरिजिन्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। पार्लियामेंट्री गवर्नेंस मीन्स अपने इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। अमेरिका में सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग संविधान है, एंड स्टेट का अपना सेपरेट संविधान है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में फेडरलिज्म एंड यूनिटरी दोनों चलता है। सेंट्रल एक प्रेसिडेंट, एक पीएम प्राइम मिनिस्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो इट्स ए पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, क्योंकि मोस्टली पावर ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है अगर जनरली देखा जाए। बट स्टेट गवर्नमेंट की भी अलग एक लिस्ट होती है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ होता है फंडामेंटल राइट्स। संविधान में अपने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। इक्वलिटी, फ्रीडम्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट, डिटेंशंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट ऑफ फ्रीडम्स रिलीजन्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 to 35 के में आसपास दी गई है। तो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो हमें पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि विशेषता क्या है। पहला है सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड एस्टेब्लिश सॉवरेनिटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तीसरा हम सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म लिख सकते हैं। फोर्थ लिख सकते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। और फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स। और सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल्स 51A के अंदर हमें फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी है कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ आपको ड्यूटी भी दे रखी है, आपको देश के प्रति कुछ दायित्व दे रखे हैं जिसे आपको निभाने होते हैं। एंड सातवां पॉइंट्स लिखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जिसे शॉर्ट भाषा में DPSP बोला जाता है। ये स्टेट के कुछ कर्तव्य होते हैं जो कि नॉन जस्टिफिएबल होते हैं।
जिसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। तो ये भी एक संविधान का एक मानक विशेषता है, जो संविधान में एक पार्ट आता है। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिजिडली एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यस, हाँ, ये इम्पोर्टेंट्स अगर मानक विशेषता है संविधान की कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हमने अपने संविधान को इस तरह से बनाया है कि उसे ना तो ज़्यादा रिजिड बनाया है कि इसे कभी चेंज भी नहीं किया जा सकता है, जैसे फ्यूचर में जैसे मन चाहे उस अकॉर्डिंग चेंज भी किया जा सकता है, और इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि उसे किसी भी पार्ट को कैसे भी चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट को स्पेशली मेजोरिटी के साथ में चेंज किया जाता है, किसी में 2/3 रिजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है, वो आगे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। एंड अगला पॉइंट देखें तो अडल्ट सफरेज होता है, जिसे माना कि वयस्क मताधिकार इस संविधान में दे रखा है। आर्टिकल्स 226 प्रोवाइड्स अडल्ट सफरेज, क्योंकि हर नागरिक को 18 साल की एज होती है तो उसे मत करने का, वोट करने का राइट्स दे रखा है। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसे जुडिशरी भारत में इंडिपेंडेंट है, वो संविधान की रक्षा करने वाली है, संविधान को इंटरप्रेट करती है, उसे राजनीति एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है और एक संविधान के फेवर में एक डिसीजन निकालना होता है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक। एंड अगला पॉइंट माने तो सिंगल सिटीजन है। अब अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, सेंट्रल की अलग है, स्टेट की अलग है। अपने भारत में एक भारत एक सिटीजनशिप। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन तो हम लोग मान लो कि स्टेट का काम स्टेट करते हैं, सेंट्रल का काम सेंट्रल करती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है, किया जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने ये डिस्कस कर लिया। एंड ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इट इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। डिस्कस द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट लिखा आता है कि क्वेश्चंस का मोस्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनर का। तो चलो इस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि भारत का संविधान है वो ना तो फेडरल है न ही प्योरली यूनिटरी है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। अब इस स्टेटमेंट ऐसे होता है कि फेडरल मीन्स देश ने काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट का काम करती है। तो फेडरल जो कि शक्तियाँ हैं, स्टेट अपनी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, उस पर लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट पे बनाती है। तो इस स्टेट का मतलब ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सेंट्रल और स्टेट में। सो हमारे 3 लिस्ट बनी होती है, फेडरल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है, जिसमें मैटर ये डिस्कस किए जाते हैं कि दोनों स्टेट एंड सेंट्रल दोनों उस मैटर पे लॉ बना सकती है। ये कॉन्करेंट समवर्ती सूची होती है। इस पर कुछ केस हुए थे, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये फेडरल नॉट फुल फेडरल, इसमें कहा गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा फेडरल भी नहीं है और ना ही पूरा यूनिटरी है। यूनिटरी किस किस केस में होता है, अब कुछ ऐसे केस होते हैं जो कि ओनली फॉर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर आ जाती है सारी, जैसे कि इमरजेंसी के केस में, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप मान सकते हो। एंड जब स्टेट नया क्रिएट करना हो तब, एंड ऑल इंडिया सर्विस जैसे कि यूपीएससी में, इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अपना काम करती है। एंड आर्मी, ठीक है, आर्मी में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। सो ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडली फेडरल नहीं है, ना ही प्योरली यूनिटरी है। अगर हम स्टेटमेंट कह सकें तो फेडरल कम प्योर यूनिटरी,
प्योरली नहीं, फेडरल कम यूनिटरी, फेडरल के साथ साथ यूनिटरी भी है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन्स equal before the law or equal protection of law within the territory of India। सो हम ये अगर डिस्कस करना चाहें तो आर्टिकल्स इसमें 14 यूज़ हो रहा है, तो आप समझ रहे हो आर्टिकल्स 14 इसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स लॉ के आगे सब समान है, कानून किसी में भेदभाव नहीं करेगा। द वर्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फेमस जुरिस्प्रूडेंस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। नो वन शैल बी अबव द लॉ। कानून से ऊपर कोई नहीं, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के आगे सब एक समान है। एंड इसमें दूसरा इसमें अगर केस लिखना चाहे तो एक लिख सकते हैं कि सिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1951 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। एंड सेकंड आता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लॉ का सम्मान, सबके लिए सम्मान संरक्षण रहेगा, किसी को कानून से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिखा गया है कि द एक्सप्रेशंस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स पर्सन्स अंडर इक्वल सर्कमस्टांस शैल बी कीप अंडर द इक्वल लॉ। कानून के दायरे में सबको एक समान रखा जाएगा, कानून सब पे एक ही तरह का अप्लाई होगा। इन द अदर वर्ड, अगर हम अन्य शब्दों में जाने तो इट कैन बी सेड नो डिस्क्रिमिनेशन लीगल आस्पेक्ट्स बिटवीन पर्सन्स एंड सेम सर्कमस्टांस। अगर किसी एक व्यक्ति पे कानून अप्लाई हो रहा है तो दूसरे पे भी वो कानून सेम अप्लाई होगा। किसी में कानून अप्लाई में डिस्क्रिमिनेशन से उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बहुत वाइड टर्म है, इस पर बहुत डिटेल डिस्कस होता है और सुप्रीम कोर्ट तक डिबेट्स होती है। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ was provided by 14 amendment of the American Constitution. The American Constitution provide that no state shall be denied to persons। ये चलो छोड़ो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। चलो उसके बाद अगर इसमें एक केस वेरी फेमस केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज अनवर अली। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पतंजलि शास्त्री ने कहा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज सब प्रिंसिपल इक्वलिटी बिफोर लॉ, वन कैन नॉट इमेज विदाउट अनदर। कानून सब पे समान होगा, सब पे समान, एक ही नज़रों में कानून सब कानून की नज़रों में सब एक समान है। ठीक है, और इसमें अगर हम और केस लिखना चाहें और इसमें हाँ ये एक एक्सेप्शनल्स डाला जाता है कि इक्वलिटी, ये इसमें सबको इक्वल माना जाता है, लेकिन ये बोलता है कि इट इज़ ऑल्सो सो दैट आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन। सबको सम्मान है लेकिन उसको क्लासिफिकेशंस करना, रीजनेबल क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशंस क्या होता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशंस देयर आर 2 क्राइटेरिया रीजनेबल क्लासिफिकेशंस। इसमें पहला पॉइंट है कि द क्लासिफिकेशंस मस्ट बी फाउंड ऑन इंटेंजिबल डिफरेंट। या रीजनेबल क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, अनरीजनेबल तरीके से आप किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सबको समान रूप से आपको रखना पड़ेगा। तो पहला अगर लॉ वर्ड वहाँ पे लिखना है अगर आंसर में तो हम लिखेंगे एन इंटेंजिबल डिफरेंस या विच डिस्टिंग्स पर्सन्स और अदर थिंग्स दे आर ग्रुप टुगेदर अनदर लेफ्ट ग्रुप। तो इसका मतलब ये होता है अनरीजनेबली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड सेकेंड है द डिफरेंट या मस्ट हैव रीजनल रिलेशंस टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, तभी आप रीजनेबल क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गया, हम थर्ड क्वेश्चंस क्लियर हो गया। एंड फोर्थ क्वेश्चन है
कैन द प्रीएम्बल बी अमेंडेड, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चंस पे डिस्कस बड़े बड़े केस लॉज भी आते हैं, लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चंस नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आंसर ये है कि प्रीएम्बल इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में उसे ऐड किया गया था। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन सभा में उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब अप्लाई हुआ, जब हमने अडॉप्ट किया, तब उसके बाद क्वेश्चन उठा कि प्रीएम्बल क्या संविधान का एक पार्ट है या नहीं है। एक केस हुआ था, केशवानंदा पार्टी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, एंड उसमें कहा गया कि अमेंडमेंट इज़ पॉसिबल बट नॉट इफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, कि आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर सकते, उसको अमेंड नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। आप मूलभूत ढांचा जो कि संविधान का है उसे आप नहीं बदल सकते। तो ये 1973 में केस लग हुआ था एंड 70 का जजमेंट्स है, केशवानंद पार्टी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में दिक्कत हो जाएगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो कि रिमेनिंग क्वेश्चंस रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। एंड इससे भी ज़्यादा मैं क्वेश्चंस जो कि अभी और बनाऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो कनेक्ट रहे हमारे साथ, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।